हेलो फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, आज मैं आपके बीच लेकर के आया हूं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची से जो एग्ज़ाम हो रहा है NAS नेस प्रैक्टिस सेट पेपर 2021, इसका सेट दूसरा है और इसको आज हम डिटेल ट्रिक के साथ बताऊंगा। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो तक। और आपको अगर ये क्वेश्चन मिल गया होगा क्लास 5 वाले, तो आप ध्यान से वीडियो को देखें, पूरा देखें और फिर बनाने का प्रयास करें। साथ ही कॉपी और कलम लेकर के बैठें और जो भी मैं बताऊंगा आप उसे नोट करते जाइएगा। और नोट नहीं कर पाते हैं तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है 1 नंबर में, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो गद्यांश है इसको आइए हम पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहता है गद्यांश में। सुबह अथवा शाम व्यायाम के लिए उत्तम समय है। ये देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सुबह अथवा शाम जो है व्यायाम के लिए उत्तम समय होता है। व्यायाम तभी करना चाहिए जब शरीर स्वस्थ हो। रोगी मनुष्य केवल क्या है, सैर का आनंद ले तो अच्छा है। सैर मतलब टहलने का आनंद ले तो अच्छा है। व्यायाम करने में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। कभी कभी अनुचित ढंग से किया गया व्यायाम हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है। मीन्स ये हुआ कि व्यायाम जो है वो नियम पूर्वक करना चाहिए। गलत नियम से कीजिएगा तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। योगासन तथा शारीरिक अभ्यास प्रशिक्षण लेकर ही करना चाहिए। योगासन जो हम लोग अगर करते हैं तो प्रशिक्षण लेकर के ही हमें करना चाहिए, अन्यथा उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। भूख और प्यास में व्यायाम कभी नहीं करना चाहिए। व्यायाम का सही लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि व्यायाम सदा खुले स्थान में ही किया जाना चाहिए। अब दोस्तों ये हम गद्यांश पढ़ लिए। अब आइए देखते हैं सवाल क्या कहता है। तो पहला सवाल देखते हैं दोस्तों, लिखा है व्यायाम के लिए उत्तम समय कौन सा है। तो आपका यहाँ पे देखिए क्या लिखा था, व्यायाम के लिए उत्तम समय क्या लिखा था, सुबह या शाम। तो सुबह या शाम कहाँ पे है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं दूसरा सवाल, व्यायाम कब नहीं करना चाहिए। जब शरीर स्वस्थ हो, जब भूख और प्यास लगी हो, जब सुबह या शाम का समय हो, जब खुला स्थान हो। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे हम जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, व्यायाम कब नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है व्यायाम कब नहीं करना चाहिए, जब भूख और प्यास में व्यायाम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है, तो ये कहाँ पे आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है। जब भूख और प्यास लगी हो तो व्यायाम नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, व्यायाम किस प्रकार हानिकारक हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, अनुचित ढंग से किया गया हो, भूख और प्यास की स्थिति में किया गया हो, विकल्प ए और बी दोनों, विकल्प ए और बी दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बताया था, व्यायाम कब नहीं करना चाहिए, अनुचित ढंग से नहीं करना चाहिए और भूख और प्यास की स्थिति में नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों होगा और ये दोनों मेरा ऑप्शन नंबर सी में है, अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सही सी जो है मेरा ये वाला, ये इसका सही जवाब होगा, ए और बी दोनों। आप नोट करते जाइए। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। योगासन शब्द किन 2 शब्दों के मेल से बना है। देखिए दोस्तों, योगासन जो है किन 2 शब्दों के मेल से बना है। तो योग सन ये नहीं होगा आपका, योगा जुड़ सन नहीं होगा, योग जुड़ आसन आपका सी नंबर सही हो जाएगा इसका। योग जुड़ आसन मिलके योगासन बना है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन 5, हानिकारक शब्द का विपरीत अर्थ वाला शब्द क्या होगा। तो हानिकारक क्या क्या होगा, देखिए पढ़ते हैं, हानियुक्त, प्रेमदायक, लाभदायक, सुखयुक्त। तो लाभदायक इसका सही जवाब होगा दोस्तों। हानिकारक का विपरीत अर्थ वाला होगा लाभदायक। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है फिर गद्यांश आ गया हमारे पास। दूसरा गद्यांश, नीचे दिए गए कविता के अंश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह कर करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, रह रह कर छत पर आ जाते फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। ये बादल के बारे में कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है। और इससे संबंधित आइए देखते हैं सवाल कौन कौन से हैं।
तो देखते हैं इस बादल जो कविता था उससे कौन कौन से सवाल हैं। तो यहाँ है बादल कौन सा कार्य नहीं करते, बादल कौन सा कार्य नहीं करते। तो देखते हैं, लिखा है ढोलक ढोल बजाने का काम, चुप्पी सुड़ने का काम, नदी नालों में बाढ़ लाने का काम, गाना गाने का काम। तो देखते हैं दोस्तों बादल कौन सा काम नहीं करता है। तो इसको हम एक बार फिर, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बादल क्या क्या करते हैं। ये देखिए ढोलक ढोल बजाते बादल बजाते हैं, और नदी नाले में बाढ़ लाते हैं, और ऊपर भी उड़ जाते हैं। ये तीनों काम करते हैं। तो क्या नहीं करते हैं, वो वहाँ पे जहाँ पे होगा वही मेरा सही जवाब होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं उसको। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पे है देखिए ढोलक ढोल बजाने का काम, ये तो करता है बादल। चुपके सुनने काम भी करता है, नदी नालों में बढ़ाने का काम करता है। क्या नहीं करता है, गाना गाने का काम नहीं करता है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मन का भोला भाला कौन है, तो मन का भोला भाला है बादल दोस्तों। आगे है बादल नदी नालों में बाढ़ क्यों लाते हैं, अपने भोलेपन के कारण, अपने जिद के कारण, अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए, अपनी शैतानी प्रकट करने के लिए। तो देखते हैं दोस्तों इसका जा करके हम लोग आखिर क्या है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कहता है जिद्दी बन करके। जी हाँ दोस्तों, जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते हैं, है ना। तो जिद्दी बन करके, तो देखते हैं जिद्दी बन करके आपका कहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे जिद्दी मेरा जो है आपका 2 नंबर में है, बी नंबर इसका सही जवाब होगा। अपनी जिद के कारण नदी नालों में बाढ़ लाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, बादल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों। बादल का समानार्थी शब्द मेघ, ये बादल का है, हो जाएगा। घटा हो जाएगा और जलद हो जाएगा, लेकिन समीर नहीं होगा दोस्तों। इसका सही जवाब होगा समीर। क्यों नहीं, क्यों होगा, क्योंकि समीर का मतलब हवा हो जाता है दोस्तों। समीर का मतलब हवा हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। कविता में बहुत भले किसे कहा गया है, शैतान को, नदी को, बाढ़ को और बादल को। तो देखिए दोस्तों ये बादल से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे बादल को कहा गया है बहुत भले। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगला गद्यांश है दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं। अनुशासन ही मनुष्य को महान बनाता है। जो मानव इसे स्वीकार नहीं करता उसे अपने मन की चंचलता को दबाने में असफलता ही मिलती है। इसके कारण वह अपना अध्ययन भी सुचारू रूप से पूर्ण नहीं कर पाता। वास्तव में अनुशासन ही वह औषधि है जिसे पीकर पठन पाठन में आनंद आने लगता है तथा परीक्षाओं में सफलता मिलती है। इसके अलावा अनुशासन दैनिक जीवन में व्यवस्था लाकर मनुष्य में अनेक गुणों का विकास करता है। इससे कार्य करने में नियमितता आ जाती है तथा कर्तव्य और अधिकार का समुचित ज्ञान हो जाता है। यही वो ऐसा गुण है जिसे अपनाकर मानव सर्वाधिक प्रिय बन जाता है। सच तो यह है कि अनुशासन ही जीवन है। तो दोस्तों आपने गद्यांश पढ़ लिया। अब आइए देखते हैं सवाल। लिखा है मनुष्य को महान और महान कौन बनाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा अनुशासन ही मनुष्य को महान बनाता है। तो इस तरह से गद्यांश को पढ़ करके आप सही जवाब दे सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा अनुशासन। अगला है अनुशासन स्वीकार नहीं करने वाले मनुष्य को क्या स्थिति हो जाती है। तो यहाँ देखिए लिखा है इसके कारण क्या होता है, अनुशासन को स्वीकार जो नहीं करता उसका क्या होता है। तो यहाँ पे देखते ऑप्शन में क्या है, मन की चंचलता को दबाने में असफलता ही मिलती है। अपना अध्ययन सुचारू रूप से पूर्ण नहीं कर पाता। देखिए यहाँ पे लिखा है जो चंचलता को दबाने में असफलता ही मिलती है। तो ये मन की चंचलता को दबाने में असफलता मिलती है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। और लिखा है अध्ययन सुचारू रूप से नहीं होता, ये भी लिखा है। और लिखा है पठन पाठन में आनंद नहीं आता, ये भी होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये वाला होगा, डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। सभी विकल्प सत्य हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, पठन पाठन में आनंद आने के लिए कौन सी औषधि आवश्यक है। तो दोस्तों पठन और पाठन में आने के लिए सबसे जो है सो वो है अनुशासन जरूरी है। किताब चंचलता कर्तव्य ये तो है, ये है, लेकिन अनुशासन सबसे ज़्यादा जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं अनुशासन का कार्य निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। मनुष्य में अनेक गुणों का विकास, ये भी है, ये भी हो जाएगा। आगे है कार्य करने में नियमितता, ये भी हो जाएगा। और कर्तव्य अधिकार का समुचित ज्ञान भी होगा। तो इसका डी नंबर इसका सी होगा। सभी विकल्प सत्य हैं। अगला है गद्यांश में आए शब्द औषधि का अर्थ क्या है। औषधि का अर्थ क्या होता है, दवा होता है दोस्तों। औषधि का अर्थ दवा हो जाता है। ठीक है, अब आगे आते हैं मैथ के सवाल की ओर।
तो हम आपको मैथ का सभी सवाल बनाएंगे और बना के दिखाएंगे। तो दोस्तों मैथ में आपको दिक्कत नहीं होगा, आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं अच्छी बात है, और अगर नहीं बैठे तो स्क्रीनशॉट लेके आप समझ सकते हैं और बाद में नोट कर लीजिएगा। तो देखते हैं 16वां सवाल क्या कह रहा है। 39 किलोग्राम आलू और 60 किलोग्राम चावल को मिलाकर कुल कितना वजन होगा। जी हाँ दोस्तों, 39 किलोग्राम आलू है और 60 किलोग्राम चावल है, दोनों को मिला देंगे। तो दोनों मिलाएंगे मतलब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो लिखते हैं 60 किलो यहाँ पे और ये 39 किलो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 99 किलो। 99 किलो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में मेरा इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, किस आकृति में घूर्णी सममिति है। घूर्णी मीन्स घूमने वाला। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों किस में घूमने वाला दिया हुआ है, कौन है जो घूमने का काम करेगा। तो फिगर को देखते हैं, ये तो नहीं होगा, और आपका ये हो सकता है, ये घूमेगा तो ये जो सर्किल है बीच में वो भी घूमती जाएगा, और ये जो है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा, ये वाला होगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि ये आधा दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, नीचे की आकृतियों को एक समान वर्ग से बनाया गया है, किस आकृति का परिमाप सबसे अधिक है, किसका परिमाप सबसे ज़्यादा होगा, ये आपको बताना है। तो देखते हैं दोस्तों, आपका इसमें कितना आकृति बनाया हुआ है, 3 ठो वर्ग बनाया हुआ है। यहाँ भी 3 वर्ग है और यहाँ भी 3 वर्ग है, तीनों में 3-3 वर्ग है। तो किसका परिमाप सबसे अधिक है, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीनों वर्ग आपस में मिला हुआ है, इसलिए इसका परिमाप जो है आपका कितना हो जाएगा। तो पहले नंबर दूसरा नंबर का देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे मान लीजिए ये लंबाई है और ये लंबाई ये और ये है और बीच में ये दोनों है। तो ये 2 लंबाई हुआ और 2 चौड़ाई हुआ, ठीक है। 2 लंबाई हुआ और 2 आपका चौड़ाई हुआ, और बीच में 2 चौड़ाई हुआ, 2 चौड़ाई हुआ बीच में। कितना हो गया आपका, 2 2 4 और 2 6 हो गया, ठीक है। गिन के यहाँ पे देख लेते हैं, फिर से दिखाता हूँ, गिन के देखिएगा आपको समझ में आएगा। देखते दोस्त, इसमें देखते हैं दोस्तों, 1 नंबर में पहले देखते हैं, ये मेरा 1 हुआ, ठीक है। ये आपका 2 हुआ, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11 और ये 12 ठो इसमें हो गया। इसमें कितना हो गया, 12 हो गया। यहाँ पे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ, यहाँ पे 10 हुआ। इसमें गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10, यहाँ भी 10 हुआ। तो सबसे ज़्यादा किसका है दोस्तों, 1 नंबर का। 1 नंबर इसका हो जाएगा परिमाप सबसे ज़्यादा। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नीचे दिए गए पैटर्न के खाली स्थान में कौन सी आकृति होगी, ये आपको बताना है, कौन सी आकृति होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से रीजनिंग का सवाल है, ये आपको ध्यान देने की बात है। यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हैं, ये जो फिगर है इसी के जैसा यहाँ पे फिगर, ये फिगर के जैसा यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन क्या है कि इसमें 2 त्रिभुज था और यहाँ पे 2 चतुर्भुज है एक दूसरे का उल्टा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 भुजा लिया है उल्टा। तो 5 का उल्टा क्या होगा, 6 भुजा उल्टा हो जाएगा। 6 भुजा किसमें दिया हुआ है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 20वां सवाल, नीचे दिए गए पैटर्न में खाली स्थान में कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा है 7 लिखा है, फिर यहाँ पे खाली जगह दिया हुआ आपका है ना। 7 के बाद यहाँ देखिए खाली जगह है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 15 है, फिर 17 है। तो यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ है, देखिए ध्यान से, यहाँ 7 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। यदि हम लिखते हैं 9, तो 9 के बाद 11 2 13 2 15 2 17, यानी 2 बढ़ाया हुआ है। तो 9 कहाँ पे दोस्तों, बी नंबर मेरा सही जवाब होगा इसका, ठीक है। आप आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। और आगे फिर देखते हैं, तो आगे देखते हैं दोस्तों, 117 में 7 जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। 117 है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा, सबसे पहले लिखता है 117, उसमें 7 जोड़ेंगे तो होगा 124। 124 सम संख्या हो रही है, तो सम संख्या कहाँ पे, बी नंबर में है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 315 में 7 और 6 से भाग दिया जाता तो कब शेष बचेगा, ठीक है। कब शेष बचेगा,
7 से देने पे कि 6 से देने पे, ये आपको बताना है। ठीक, तो 315 में 7 और 6 दोनों से यदि हम भाग देते हैं, 7 से पहले दिखाते हैं आपको दे करके 315 में, 7 से 315 में भागा दे देते हैं हम। ठीक है, तो 7 चौक 28 आपका हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 3, 7 पंचे 35 हो जाएगा। इसमें तो शेष नहीं बचा दोस्तों, तो शेष कितना से 6 में वाला बच सकता है। 6 से भी दिखाते हैं आपको, तो 6 से पक्का शेष बचेगा, क्योंकि 6 से वही भाग लगता है जिसमें 0 आ जाए। फिर भी हम आपको भाग दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए 315 है, तो 6 बच्चे आपका 30 यहाँ पे हो गया, और ये आपका यहाँ पे 6 दूनी 12 भाग दे दीजिएगा, बचेगा 3। तो शेष किस में बचा? शेष बचा आपका 6 से जब हम भाग दिए, तो शेष बचाने की ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है, इनमें से किस नेट से घन बनाया जा सकता है। तो दोस्तों घन बनाने के लिए स्क्वायर होना जरूरी है। तो स्क्वायर किस फिगर में है दोस्तों? तो इसमें नहीं है, क्योंकि आयत जैसा है, ये भी नहीं, इसमें भी आयत जैसा ये भी नहीं होगा, और ये डी तो नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है सो शंकु जैसा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 24। बिंदु एक ऐसी स्थिति जिसमें नहीं होता है, क्या नहीं होता है? लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, ABC तीनों कुछ भी नहीं होता है इसमें। लंबाई भी नहीं होता है, चौड़ाई भी नहीं होता है, मोटाई भी नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला है एक संख्या है। क्या है एक संख्या? यहाँ पे देखते हैं दोस्तों आगे क्या कह रहा है, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखते हैं एक संख्या है जो 90 से छोटी है, जिसमें 6 दहाई है। देखते हैं दोस्तों, 90 से छोटा होना चाहिए और दहाई में 6 होना चाहिए, और अंकों का जोड़ 14 होना चाहिए। ठीक है, तो ये वो देखते हैं हम कहाँ पे वो संख्या है। तो 64 अगर लिखते हैं तो दहाई में 6 तो आ रहा है, लेकिन जोड़ के 14 नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा। और यहाँ पे दहाई में 6 जोड़ के 14 आ जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या देख पा रहे हैं? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं इस बात को। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। मीरा के पिताजी ने 2550 रुपये और माँ ने 897 रुपये और भैया ने 785 रुपये घर के खर्चा के लिए दिए। मीरा ने सभी राशि को कितना है 4 बराबर भाग में बांट कर 1 भाग का चावल खरीद लिया, और बताइए मीरा के पास अब कितनी राशि बची है। देखिए इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे मीरा जो है, मीरा के पिताजी ने इतना रुपया और माँ ने इतना रुपया और भैया ने इतना रुपया घर के खर्च के लिए दिए। किसको दिए? मीरा के पिताजी ने किसको दिए? मीरा को दिए 2550 रुपये, माँ ने 899 रुपये, भैया ने 785 रुपये दिए। तो सभी को हम जोड़ेंगे पहले। तो दोस्तों इसको आइए पहले जोड़ के दिखाता हूँ मैं, है ना। तो मैं जोड़ता हूँ, जैसे लिखेंगे यहाँ पे 2550 और उसमें जोड़ना है 897 और 785। ये तीनों को पहले जोड़ेंगे, तो 7 5 12 के 2 हो जाएगा, 9 5 14 और 8 22 और 1 23 का 3 होगा, हाथ बाकी 2 हो जाएगा। 8 5 13 7 20 और 2 कितना हुआ? 22, हाथ बाकी 2, और ये हो जाएगा आपका 4232 रुपया हो जाएगा दोस्तों। 4232 रुपया हो गया। अब क्या कहता है? मीरा ने सभी राशि को 4 बराबर भाग में बांट दिया है। तो 4 भाग में इसको बांटेंगे, तो 4 भाग में बांटेंगे तो क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 एकम 4 कट जाएगा आपका। यहाँ बचेगा 2 जीरो उतारेंगे, तब 3 उतारेंगे, 2 अंक जा रहा है इसीलिए। तो 4 यहाँ पंचे 20 हो जाएगा 20 हो जाएगा, बचेगा 3 और 4 8 32, 1058 रुपया 1 भाग हो रहा है इसका। ठीक है, अब 1 भाग चावल खरीद लिया, यानी 1058 रुपया का चावल खरीद लिया, तो जो बचा राशि वही उसके पास बचेगा। तो कितना बचेगा? तो हमारे पास जो 4232 है उसमें 1058 घटाना पड़ेगा, तब होगा। ठीक है, तो 4232 में हम घटा देंगे 1058। ठीक है, अब जो बचेगा उसका आंसर हो जाएगा 12 में 8 गया 4, यहाँ बचा 12 में 5 गया 7, पैंचा ले लिए थे, यहाँ पे 1 और यहाँ बचेगा 4 में गया 3, 3174 रुपया। 3174 रुपये कहाँ पे है? तो दोस्तों यहाँ पे 3174 रुपये ए नंबर में है, तो सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सरिता के पास 1 किलोग्राम और 170 ग्राम अमरूद है। इस अमरूद को 9 थैलों में बराबर बराबर भरती है, तो खाली थैले का वजन 50 ग्राम है। बताइए प्रत्येक थैले का वजन कितना होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 किलोग्राम और 170 ग्राम अमरूद है,
किसके पास है? सरिता के पास है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सरिता के पास 1 किलोग्राम और 170 ग्राम अमरूद है और 9 गो थैली में वो भर दिया। 9 गो थैला है और 9 थैला जो है सो हर एक थैला का वजन है 50 ग्राम। हर एक थैला का वजन 50 ग्राम है, खाली थैला का। तो प्रत्येक थैले का वजन कितना होगा? ठीक है, दिखाते इसको बना के। 1 किलोग्राम और 170 ग्राम मतलब टोटल अगर हम मिलाएंगे तो 1170 ग्राम आपका हो जाएगा टोटल अमरूद है। उसको 9 भाग में हम सबसे पहले बांटेंगे क्योंकि 9 को थैला में भरना है ना। तो यहाँ पे होगा 13 9 17 से 13 बार में जाएगा और एक जीरो बैठा सकता है। 130 ग्राम जो है आपका 130 ग्राम झोला में लेगा, एक झोला में। और दोस्तों 130 ग्राम जब लेगा तो यहाँ पे हम देखते हैं 130 ग्राम में 50 ग्राम थैले का वजन है तो 50 ग्राम और जोड़ देंगे तो 130 और 50 कितना हो जाएगा? 180 ग्राम हो जाएगा। तो 180 ग्राम कहाँ पे है देखते हैं। 180 ग्राम मेरा बी नंबर में है। ठीक है, तो कितना आसानी से आप समझ सकते इस बात को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सीमा ने एक दुकान में 1 कलम 2 पेंसिल और 2 कॉपी खरीदा। बताइए सीमा को कितने रुपये दुकानदार को देने होंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं 1 कलम खरीदा। कलम का दाम कितना है? तो कलम का दाम आपका यहाँ पे है कितना है? 20 रुपया है। ठीक है, ये देखिए आपका 20 रुपया है। और पेंसिल का दाम आपका है 6 रुपया और 2 कॉपी का दाम है 25 रुपया। तो यहाँ पे कितना कितना लिया सो देखिए। 1 ठो कलम लिया तो कलम का पहले 20 रुपया हम लिख लेते हैं। और पेंसिल के ठो लिया? पेंसिल आपका 2 गो लिया तो 1 पेंसिल का दाम 6 रुपया तो 2 पेंसिल का 12 हो जाएगा, इसको भी लिख लेते हैं। और उसके बाद कॉपी 2 ठो लिया तो कॉपी 1 का 25 रुपया तो 2 का 50 रुपया हो जाएगा, इसको भी लिख लेते हैं। सबको जोड़ देंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 2 अब 5 2 7 1 8 82 रुपये हो जाएगा। 82 रुपये कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी में इसका है ना। ऐसे आप आसानी से बना सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। 27 मीटर 8 सेंटीमीटर में 13 मीटर 90 सेंटीमीटर को जोड़ना है। ठीक, तो कैसे जोड़ेंगे देखते हैं। 27 मीटर सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे और बगल में हम लोग लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, इसको भी लिख लेते हैं। और उसके बाद 13 मीटर को यहाँ लिखेंगे और 90 सेंटीमीटर को यहाँ लिखेंगे। अब इसको जोड़ना है। ठीक, तो इधर हो जाएगा 98, इधर हो जाएगा 9 3 12 कितना था ये 7 है ना, 7 3 10 का 0 हो जाएगा और 2 1 3 हाथ बाकी 4, तो कितना होगा? 40 98 होगा। 40 98 कहाँ पे है? सत्ताईस मीटर 8 सेंटीमीटर में जोड़ना है 13 मीटर 90 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आना चाहिए था 40 मीटर 98 सेंटीमीटर। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 40 मीटर और जो 98 आया था वो किसी में नहीं है, तो ये सवाल का ऑप्शन यहाँ पे कोई नहीं होगा दोस्तों, इसको छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। 4 गुने 8 खाली जगह में भरना है दोस्तों, तो 4 को 8 से गुना करेंगे कितना होगा? 32 होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखते हैं। आपका अपने नाना के बेटे की बेटी से क्या रिश्ता है दोस्तों। ये देखिए एसएसटी से आ गया है ना। क्या लिखा है दोस्तों? आपका अपने नाना के बेटे की बेटी से क्या रिश्ता है दोस्तों। तो नाना का बेटा आपका क्या हुआ? नाना का बेटा आपका मामा हुआ और मामा की बेटी कौन हुआ? तो बहन हुआ। ठीक है, तो बहन कहाँ पे है दोस्तों? बहन 1 नंबर में है। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। अगला सवाल है। किसानों के जीवन में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं? अच्छी किस्म का खाद और बीज समय पर उपलब्ध नहीं होना, ये भी आता है। समय पर बारिश नहीं होना, ये भी होगा। उन फसलों का सही कीमत नहीं मिल पाना, इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। कुछ लोगों को नहीं चाहते हुए भी अपने गाँव छोड़कर दूर के किसी शहर में जाकर रहना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपना खुद का घर मिल सके, उन्हें कोई काम धंधा मिल सके, उन्हें साफ पानी मिल सके, उन्हें ताज़ी हवा मिल सके। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा उन्हें काम धंधा मिल सके, इसीलिए वो अपना गांव छोड़कर दूसरे शहर में जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखते हैं 34 नंबर का। आप मुंह से फूंक मारकर क्या कर सकते हैं? अपनी ठंडी हथेली को गर्म कर सकते हैं, गर्म खाने को ठंडा कर सकते हैं, उपरोक्त तो दोनों कर सकते हैं, इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा गर्म खाने को ठंडा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर ठंडी हथेली है तो उसको अगर हम फूंक मारेंगे तो ठंडी नहीं बल्कि और ठंडी हो जाएगी। फूंक मारने से जो है सो ठंडी हथेली गर्म नहीं होती है। ठीक, तो क्या होगा? जो गर्म खाना है उसको अगर हम फूंक मारेंगे तभी वो ठंडा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला है। छिपकलियाँ किस मौसम में गुम हो जाती हैं? दोस्तों छिपकलियाँ जो है किस मौसम में गुम हो जाती हैं? सर्दियों में, गर्मियों में, बरसात में, कभी नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सर्दियों में छिपकलियाँ गुम हो जाती हैं।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 36 नंबर, इनमें से कौन सी चीज़ें 2-3 दिनों में खराब हो जाती हैं? तो 2-3 दिन में क्या खराब हो जाती हैं? तो देखते हैं ऑप्शन चावल, दाल एवं आलू, चीनी, नमक एवं तेल, दूध, दही और हरी सब्जियां, पापड़, अचार और चिप्स। तो देखते हैं दोस्तों, चावल, दाल, आलू ये तो 2-3 दिन में खराब नहीं होती है, और चीनी, नमक, तेल ये भी 2-3 दिन में खराब नहीं होती है। दूध, दही और हरी सब्जी ये 2-3 दिन में बिल्कुल खराब हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 37, आप अपने घर में खाने की चीज़ों को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए क्या नहीं करते? ठीक है दोस्तों, आप अपने घर में खाने की चीज़ों को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए क्या नहीं करते हैं? पानी में भिगो कर रखते हैं, अचार बनाकर रखते हैं, धूप में सुखा कर रखते हैं, अचार मुरब्बा और जम बनाकर रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या नहीं करते हैं? तो हम लोग पानी में भिगा कर नहीं रखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 38 नंबर का, किसी खास मौसम में फसलों से जुड़ा त्यौहार कौन सा है? दिवाली, क्रिसमस, ईद और कर्मा। तो दोस्तों फसलों से जुड़ा त्यौहार जो है वो हमारा कर्मा है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, स्वस्थ एवं निरोगी रहने के लिए हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? मसालेदार और तला हुआ भोजन, मीठा और रसदार भोजन, सभी पौष्टिक तत्वों से युक्त संतुलित भोजन, बाजार का पैकेट बंद भोजन। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं मसालेदार और तला भोजन ये तो नहीं खाना चाहिए, मीठा रसदार ये भी नहीं खाना चाहिए, और बाजार का पैकेट बंद ये भी नहीं खाना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, सभी पौष्टिक तत्वों से युक्त संतुलित भोजन हमें खाना चाहिए। अगला सवाल है, बरगद और पीपल के बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाव किसके द्वारा होता है? ये पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, पशु पक्षी के द्वारा, सभी विकल्प से ये तीनों के द्वारा होता है दोस्तों, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर सही जवाब। अगला है दोस्तों, अगला सवाल है, बर्फ़ के चट्टानों से बनने वाले मकान को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों आप पढ़े होंगे, बर्फ़ के चट्टानों से जो मकान बनता है दोस्तों उसको हम बोलते हैं इग्लू। ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बिजली की चमक और गड़गड़ाहट होने पर हमें क्या करना चाहिए? जंगल में हो तो बौने पेड़ झाड़ियों में छिप जाना चाहिए, जमीन पर लेट जाना चाहिए, बिजली के टेलीफोन के तारों के पास चले जाना चाहिए, ऊंचे पेड़ के ऊपर चढ़ जाना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये सब गलत चीज़ है। तो बी नंबर इसका सही जवाब होगा, जमीन पर लेट जाना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, पुराने ज़माने में इनमें से किसके द्वारा पानी को बिना बिजली के ऊपर उठाया जाता था? तो पुराने ज़माने में देखते हैं दोस्तों, बिना मतलब कि क्या लिखा, पानी को बिना बिजली के ऊपर उठाया जाता था, वो है टाँका के द्वारा, जोहड़ के द्वारा, बावड़ी के द्वारा और रहट के द्वारा। दोस्तों रहट के द्वारा पानी को ऊपर उठाया जाता था, जिसको हम लोग कुंडी बोलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को मनाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल है, आपके रसोई घर में स्टील से बनी कौन सी चीज़ पानी में डूब जाएगी? तो स्टील के बनी कौन सा चीज़ पानी में डूबेगी? खाली कटोरा ये नहीं डूबेगा दोस्तों, खाली गिलास और खाली लोटा, खाली चम्मच। तो खाली चम्मच है ये आपका डूब जाएगा दोस्तों, क्योंकि खाली चम्मच जो है आपका इसका सरफेस कम होता है, और ये जो खाली गिलास, खाली लोटा, खाली कटोरा इसका सरफेस नीचे तरफ चौड़ा होता है, इसलिए ये नहीं डूबेगा। तो ये नहीं डूबेगा, क्या डूबेगा? खाली चम्मच आपका डूब जाएगा पानी में। ठीक है, तो दोस्तों आज का इस वीडियो का अंतिम सवाल यही था। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक विद्यार्थियों में, अपने साथियों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो का भरपूर फायदा आपके साथी भी लोग उठा सकें। और हाँ साथियों, अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी हमारे YouTube चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी और आप सबसे पहले हमारी वीडियो को देख पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रश्न पत्र में लेकर के आ रहा हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम।